देसी गौवंश का संवर्धन और संरक्षण कैसे करें? गौ आधारित प्राकृतिक खेती के लाभ क्या क्या हैं? इस पर जानकारी के लिए आज हमने कार्यक्रम में आमंत्रित किया है युवा उन्नत पशुपालक भारत सिंह राजपुरोहित को। आपने कई सारे अवार्ड जीते हैं देसी गायों के संवर्धन और संरक्षण पर। सर, आपका कार्यक्रम कृषि दर्शन में बहुत बहुत स्वागत है। पूरी दूरदर्शन टीम का बहुत बहुत धन्यवाद आमंत्रित करने के लिए। गायों की नस्लों को लेकर हमारे किसानों और पशुपालकों के मन में अलग अलग विचार और धारणाएं होती हैं। भरत जी, ये बताइए, देसी गायों की पहचान क्या क्या है? इनमें कौन कौन सी विशेषताएं पाई जाती है? देशी गायों को विस्तृत रूप से बताने के लिए मैं ये कहना चाहूँगा कि हमारे यहाँ पर पूर्वजों से जो गौमाताएँ रखी जा रही है वो गाय हमारे देशी गौवंश है। और पूर्वज जिन्हें गायों को पाला करते थे, अब इन गायों को दो श्रेणी में हम बात कर सकते हैं। एक तो बॉडी स्ट्रक्चर के रूप में, एक उनके स्वभाव के रूप में। बॉडी स्ट्रक्चर यानी कि जिनके थुम्बी होती है, सींग होते हैं और बिल्कुल जैसे सफ़ेद गाय हमारी थार पार कर रहे, लाल कलर में हमारी गिर है, तो इन गायों को आइडेंटिफाई कर सकते हैं हम देख के। तो वो बॉडी स्ट्रक्चर के रूप में देशी गाय एक अलग ही दिख जाती है, उसकी सुंदरता, उसका रूप अलग रूप से। दूसरा, स्वभाव में हम देखें तो देशी गौवंश में प्रेम भाव बहुत होता है। देशी गाय अपने बच्चों के प्रति बहुत प्रेम करती है, अपने मालिक के प्रति बहुत प्रेम करती है जो पशुपालक उसे रखता है, और उन गायों का मातृत्व ज़बरदस्त होता है। गाय अपने बच्चे को पूर्ण दूध पिलाती है और बच्चे से जो प्रेम भाव होता है, तो ये देशी गाय का अपना स्वभाव है। अब जब मैं बात करता हूँ बॉडी स्ट्रक्चर के रूप में, तो जो थुम्बी होती है, जो हम्प होता है, और उसमें जो सूर्य की जो नाड़ी होती है, तो उसके द्वारा सूर्य से जो किरणें ग्रहण करके अच्छा दूध और अच्छे उत्पाद उस गौमाता के द्वारा मिलते हैं, जो मानव स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छे हैं। जी, बहुत अच्छी जानकारी दी कि देसी गायों की पहचान क्या है। हम सभी जानते हैं कि हमारे प्रदेश में पानी की कमी है। बारिश की बात करें तो कुछ क्षेत्रों में अधिक बारिश होती है, कुछ क्षेत्रों में सूखा रह जाता है। ऐसे में हमारे किसान केवल कृषि पर ही निर्भर नहीं रह सकते, उन्हें पशुपालन भी करना पड़ता है। युवाओं की अगर बात करें तो भरत जी ये बताएं कि एक देसी गौ पालन करते समय हमारे युवा क्या इसे एक बेहतर विकल्प के रूप में ले सकते हैं अपनी आमदनी बढ़ाने के लिए? बिल्कुल मैम, आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा है। अब इस बारे में मैं कहना चाहूँगा कि रोज़गार के लिए, युवाओं के लिए ये एक बहुत बड़ा माध्यम बन सकता है। जब खेती करने वाला किसान अपनी आय को दुगना करना चाहता है तो पशुपालन के माध्यम से अपनी आय को उसमें बढ़ावा कर सकता है। अब खेती में जो उसे उपज मिल रही है वो उपज वो मार्केट में बेच सकता है, और जो चारा मिलता है उस चारे के माध्यम से वो गोपालन कर सकता है और अच्छे उत्पाद प्राप्त कर सकता है। अब जब मैं युवाओं की बात करता हूँ तो जब हम नौकरी ढूंढने के लिए, जब मैं बात करता हूँ, मेरी भी उम्र 34 वर्ष है और इस उम्र में मैं देशी गाय जो थारपारकर नस्ल है हमारे क्षेत्र की, राजस्थान की, उस पर काम कर रहा हूँ। तो मैंने इस काम को शुरू किया है और मैं सफलतापूर्वक कर रहा हूँ। तो हर आदमी कर सकता है। वो एक कहावत है ना कि करने वालों से सीखो, तो करने वालों से सीखो, तो मैं कर चुका हूँ। इसके अलावा बहुत सारे उदाहरण ऐसे हैं युवाओं के, और आप सोशल मीडिया के माध्यम से बाकी जगह से उनकी कहानियाँ देख सकते हैं, उनकी जो कामयाबी है वो देख सकते हैं। अब युवा चाहे वो 10 गाय से 20 गाय से काम को शुरू करता है, उससे वो दूध के माध्यम से भी आय कर सकता है। आजकल गोबर के खाद के माध्यम से, गोबर के उत्पाद के माध्यम से, गोमूत्र के उत्पाद के माध्यम से भी आय कर सकता है। आज बात करते हैं तो देशी गाय की दूध की मांग इतनी बड़ी है। वो मांग क्यों बड़ी है तो उसका कारण मैं बताऊँ तो लोग कहते हैं कि भाई धीरे धीरे लोगों ने जागृति फैलाई, और वो नहीं। घरों में जिस तरह से बीमारियां फैली है, 5000 से ज़्यादा तरह की बीमारियां आज हमारे देखने में सामने आती है, और जो आदमी, मेरी जानकारी में 5000 लोग होंगे, उनमें से सिर्फ 5 ही लोग होंगे जो किसी न किसी बीमारी से ग्रसित हो गए। तो गाय से साथ जुड़ाव से आदमी बीमारी से भी दूर रहता है और युवाओं के लिए आय के स्रोत भी बढ़ते हैं। अब दूध की बात करते हैं तो देशी गाय के दूध को मार्केट मिल रहा है शहरों के अंदर। आज जयपुर जैसे शहर के अंदर बात करें तो 100 रुपये लीटर तक दूध मार्केट कर रहे हैं, लोग बेच रहे हैं, और उसको लोगों को बताने की ज़रूरत है, क्योंकि दूध का खर्चा और दूध की रियल वैल्यू जो शुद्ध दूध की है वो ये है। तो उसके माध्यम से युवा आय कर सकता है दूध को विपणन के माध्यम से। उसके अलावा देशी गाय के घी का बहुत बड़ा मार्केट है, क्योंकि जो घी हम मार्केट से 400-500 रुपये किलो में लेके आते हैं वो एक जहर की तरह हम ग्रहण करते हैं। तो हम उसकी अपेक्षा अगर देशी गाय के घी को प्रमोट करें, ऑनलाइन माध्यम आजकल जितने भी माध्यम हैं उनके माध्यम से उनको बेचना शुरू करें। हमारे प्रदेश के किसानों को कौन सी नस्ल की गाय का पालन करना चाहिए? चूँकि आप स्वयं एक युवा पशुपालक हैं, आपने गायों का संरक्षण और संवर्धन का काम किया है, इतने सारे अवार्ड जीते हैं, तो आपने अपने किन किन चुनौतियों का आपने सामना किया है, किस तरह से आपने संघर्ष किया और आप इतना आगे बढ़े हैं? हमारे दर्शकों और पशुपालकों, किसान भाइयों को अपनी ये यात्रा बताइए। मेरे पिताजी पूर्व अध्यक्ष राजस्थान गौ सेवा आयोग के रहे, राजेंद्र सिंह जी राजपुरोहित,
जो गौ सेवा से समर्पित भाव से जुड़े हुए रहे, तो उनके मार्गदर्शन में मैंने इस कार्य को शुरू किया। अब स्थानीय नस्लों पे हमारी इच्छा तो बहुत सारी हुई कि गिर पे करें या और भी अन्य ब्रीड पे हमने विचार किया, पर मन में ये विचार था कि अपनी स्थानीय नस्ल पे काम करना चाहिए। तो मैं जोधपुर का रहने वाला हूँ, मेरे बड़े भाई समान प्रेम सिंह जी राव है, तो उनके साथ बैठ के हमारी चर्चा होती थी कि किस नस्ल पे काम करना चाहिए। तो हमने सोचा कि भी जैसलमेर बाड़मेर जो सबसे कठिन भौगोलिक परिस्थितियों में, जहाँ पे आप कहते हो कि पीने के पानी के लिए लोगों को 10 किलोमीटर जाना पड़ता है, तो वहाँ पर जो थारपारकर नस्ल है उस नस्ल को हमने चुना, उस नस्ल पे काम करने का सोचा। अब जोधपुर और राजस्थान क्षेत्र में कहूँ तो 6 से 7 ऐसी देशी नस्लें हैं जो अच्छा परफॉर्म करती है, पर हमारे क्षेत्र की जो थारपारकर उस क्षेत्र में रमी हुई गाय थी, तो हमने उस थारपारकर गाय के नस्ल का चयन किया और सबसे पहले हमने कोशिश की कि अच्छी नस्ल की गाय को लेकर आए। अब इसी नस्ल संवर्धन के कार्य के लिए मुझे पिछले वर्ष भारत का सबसे बड़ा अच्छा बेस्ट डेयरी फार्मर अवार्ड मिला था। तो हमने विचार किया और हम पूरे जैसलमेर बाड़मेर क्षेत्र में घूमे। मैं खुद लगभग 3.5 लाख किलोमीटर तक गाड़ी चलाई अच्छी गाय ढूंढने के लिए, कैसे हम संवर्धन के काम को शुरू करें उसके विचार से। तो घूमे तो अच्छी गाय मिलना संभव होता नहीं है, क्योंकि जब आप अच्छी गाय लेने जाते हो तो हर किसान चाहता है उसको अच्छी गाय, तो अच्छी गाय कोई देता नहीं है। तो फिर हमने सोचा कि बछड़ियाँ लेके आए, तो काफ़ी जगह घूम के हमने 30-35 बछड़ियाँ इकट्ठी की। फिर एक अच्छा नंदी जो ब्राह्मण 200 B200, जिस उस नंदी के कारण आज वो नाम मुझे मिला है। तो लोग कहते हैं ना कि भाई नंदी क्या कर सकता है, तो नंदी ने नाम भी दिया, नंदी ने अच्छा संवर्धन केंद्र भी दिया और नंदी ने आज सब कुछ चीज़ दी जो चाहा है वो। तो उस नंदी को हम लेके आए। तो पहले 1.5 वर्ष तक तो हम उस नंदी के ऊपर हमने काम किया, वो बछड़ियों के ऊपर काम किया। फिर उन बछड़ियों के से हमने उस नंदी के द्वारा अच्छे बच्चे लिए और उन बच्चों के माध्यम से आज हमारे पास में थारपारकर नस्ल का बहुत सुंदर फार्म जोधपुर के अंदर तैयार हुआ है। तो इस तरह से आप भी कार्य कर सकते हो। आज वहाँ से अच्छे बछड़े जो अच्छे नंदी अच्छी गाय के तैयार होते हैं, तो उनकी वैल्यू 1.5-2 साल के बछड़े की भी 2-2.5 लाख रुपए है। तो अच्छे नंदी की भी वैल्यू होती है। मेरे पिताजी एक बात कहा करते थे बेटा, कि उन्होंने कहा कि नंदी की कोई कीमत नहीं होती है। तो ये बात आज जाके मुझे समझ में आती है कि नंदी की कोई कीमत नहीं होती है। एक अच्छा नंदी अच्छा संवर्धन केंद्र बना सकता है। अब एक छोटी सी बात मैं कहूँगा, पहले गाँवों के अंदर नंदी चुनने के लिए लोग घुमा करते थे, 10 लोग 20 लोग मिल के जाते थे, पर हमने वो चीज़ें भुला दी, हमने हमारे पौराणिक कार्यों को भुला दिया। अब नंदी के लिए बाड़े हुआ करते थे, वहाँ दुकानें खुल गई। घर में गांव में एक छोटा सा बाड़ा हुआ करता था, वहाँ दुकानें खुल गई लोगों ने, तो अच्छे नंदी का चयन भी रुक गया। तो गाँवों का भी विनाश होने की कगार पे जा रहे हैं। अच्छे नंदी का चयन होना चाहिए, हर गांव में अच्छे नंदी होने चाहिए। इसके द्वारा सरकार के माध्यम से और हम जैसे जो लोग हैं उनके माध्यम से हम प्रयास कर रहे हैं कि हर गाँव में अच्छा नंदी हो, उससे आने वाली पीढ़ी अपने आप सुधार हो जाएगा, अच्छा कार्य होगा। बात करें भारत जी की, वे देसी गाय जो कि दूध नहीं देती हैं, उन्हें अधिकतर बाहर खुले में छोड़ दिया जाता है, वो आवारा घूमती रहती हैं। तो ऐसे में ऐसी गायों से हम किस प्रकार से काम में ले सकते हैं, उनका कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं? जो गाय दूध नहीं देती है तो क्या उनसे आय हो सकती है? तो ये सवाल बड़ा रोचक है और इस सवाल पे लोग पूछने पे हंसते हैं कि भी दूध नहीं है तो गाय से सिर्फ दूध मिलता है। नहीं दोस्तों, गाय से गोबर और गोमूत्र भी मिलता है। गोबर गोमूत्र के माध्यम से बहुत सारे विकल्प है। आजकल इतनी सारी मशीनें आ गई है जिन पे सरकारी माध्यम से सब्सिडी और बाकी चीज़ों के लिए भी हम सब प्रयास कर रहे हैं। जैसे गोबर से लकड़ी बनने की मशीन है, जैसे दिए बनने की मशीन है, जैसे धूप स्टिक बनने की मशीन है, तो उनका विपणन भी मार्केट में हो रहा है और लोगों में जागृति फैली है। जैसे जैसे कैंसर, डायबिटीज़ और बाकी सारी बीमारियां फैली है, उन बीमारियों को देखते हुए लोग गाय की ओर जुड़ रहे हैं और गाय की तरफ उनका जुड़ाव बढ़ रहा है। बीमारी से बचना है तो लोगों को गाय की ओर जुड़ना ही पड़ेगा और गाय से जुड़ाव के बिना आदमी बीमारियों से बच नहीं सकता है। आजकल काऊ कडलिंग एक बड़ा कॉन्सेप्ट आया है। आदमी गाय पे हाथ फेरता है, उसके सारे स्ट्रेस और सारे मानसिक विकार दूर हो जाते हैं। भरत जी, ये बताइए कि देसी गायों का संवर्धन और संरक्षण कैसे करना चाहिए, हमारे पशुपालक भाइयों को बताइए। और साथ ही ये भी बताइए कि एक विकल्प है जो आजकल बहुत चल रहा है, बढ़ावा दिया जा रहा है उस जिसको गौ आधारित प्राकृतिक खेती, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि प्राकृतिक और जैविक खेती पर आज बहुत ज़्यादा फोकस किया जा रहा है। कैसे करें? गौ आधारित प्राकृतिक खेती क्या है और इसके लाभ क्या क्या है? सबसे पहले तो जो मैं करता हूँ, कैसा गोपालन मैं करता हूँ, वो आप सभी को बताते हैं। हमने जब गोपालन शुरू किया तो हमने शेड पे बहुत कम खर्चा किया। जो नॉर्मल स्ट्रक्चर की गाय को सिर्फ छाया चाहिए और जो थारपारकर नस्ल है, जो सबसे कठिन भौगोलिक परिस्थिति, जो 54 डिग्री टेम्परेचर तक जो गाय रहती है, तो उस गाय को इतने शेड की आवश्यकता होती नहीं है। तो हमने नॉर्मल स्ट्रक्चर में शेड को वहाँ पे बनाया। जैसलमेर बाड़मेर में एक भी किसान सुसाइड नहीं करने की घटना आती है आर्थिक कारणों से, तो उसका कारण ही गाय के साथ रहने से है। जहाँ 10 किलोमीटर दूर से पानी लाना पड़ता है, वहाँ पे भी किसान जीवित है, तो सिर्फ उस थारपारकर नस्ल के कारण।
जहाँ 100 बीघों में खेती करते हैं तो सिर्फ थोड़ी सी बाजरी मिलती है, वहाँ आदमी जीवित रहता है, उसका कारण सिर्फ थार पार का नस्ल है। तो हम गाय लाए, उसके बाद में हमने सिर्फ मिट्टी बिछाई, वहाँ पे साधारण मिट्टी बिछा के उस पूरे शेड को कवर किया, उसके बाहर गाय के घूमने की, खुली घूमने की जगह रखी। अब एक बात आती है शोषण रहित। अब गाय को आप रख रहे हो, बांध के रख रहे हो, तो गाय शोषित हो रही है। आप उसको के शोषण रहित रखते हो तो वो गाय खुश भी रहेगी और आपको उत्पाद भी अच्छा मिलेगा। अब गाय को खुला रख रहे हो, अब एक वैज्ञानिक या साइंटिस्ट कहते हैं कि इतना किलो दाना देना चाहिए, इतना किलो चारा देना चाहिए, इतना किलो ये देना चाहिए। हम ये कहते हैं कि गाय के सामने रख दो, जितना उसको खाना है वो खा ले। तो हम वही करते हैं, हम उसके सामने परोस देते हैं, जो गोमाता को खाने की इच्छा है वो खा लेती है। अब वो कहते हैं कि डीवर्मिंग करो हर 3 महीने से, तो हम डीवर्मिंग की जगह नीम के पत्ते रख देते हैं। तो जिस गाय खुद एक वैज्ञानिक है, उसको लगता है कि उसके पेट में कीड़े हैं तो वो जाके उन नीम के पत्तों को खा लेगी, तो उसको डीवर्मिंग की भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो गाय के लिए सारी चीज़ें आप परोस के रख दो, तो उसका भोजन जितना करना है उसने किया, तो भोजन भी शोषण रहित हो गया, उसके लिए बढ़िया भोजन हो गया। अब जब बात करते हैं उसके बच्चे की, तो बच्चे के लिए 2 थन का दूध बच्चे का होना चाहिए। तो वो बच्चा जब दूध पीने आता है तो 2 थन उसको पर्याप्त मात्रा में दिया, तो बच्चे का भी शोषण नहीं हुआ, ना गाय का शोषण, क्योंकि गाय खुली घूम रही है, गाय को पूरा भोजन मिल रहा है, गाय के पीने का पानी भी सुलभ है, जितना चाहे वो जाके पी सकती है। तो ये सारी व्यवस्थाएं हमने कर रखी है। उसके बाद में उस बच्चे को पूर्ण मात्रा में दूध मिल गया, तो बच्चा भी शोषण रहित हो गया। अब हम क्या करते हैं, ज़मीन का भी शोषण करते हैं। ज़मीन का शोषण कैसे करते हैं कि यूरिया DAP ला के हमने उसके अंदर डाल दिए, तो वो शोषित हो रही है। अब उस गाय के गोबर गोमूत्र से वो अब हम उस ज़मीन के अंदर देते हैं, तो ज़मीन का भी शोषण नहीं होता है, ज़मीन को भी उसके जो मिनरल्स चाहिए वो पूर्ण मात्रा में मिल जाते हैं। तो जो प्राकृतिक खेती और सेंद्रीय खेती कहते हैं वो भी उस गोबर गोमूत्र के माध्यम से हो सकती है। उससे लोग मुनाफा कर सकते हैं और बहुत बड़ी आय को ग्रहण कर सकते हैं। भरत जी, युवाओं के लिए डेयरी विकल्प कैसे वरदान साबित हो सकता है? स्वरोजगार के माध्यम से देखें तो कैसे आगे बढ़ सकते हैं हमारे युवा वर्ग? गाय को रख के आप गोपालन करते हो, आज युवा आदमी गाय के गोपालन को शुरू करता है, तो 4-5 चीज़ों पर ध्यान रखता है तो उसकी सफलता की 100% गारंटी है। पहली तो जो स्थान का चयन करता है वो स्थान अच्छा हो, खुली जगह हो, 4-5-10 एकड़ ज़मीन हो, वहाँ पे पानी की प्रचुर मात्रा हो, और उसके बाद में वो चारे की व्यवस्था, गाय लाने से पहले अपनी चारे की व्यवस्था वहाँ पे पूर्ण रूप से कर दे। और उसके बाद में वो अच्छे पशुधन को लेकर आए। अगर अच्छी गाय दूध वाली मिल रही है तो खुद देख के लाए, अन्यथा वो अच्छी बछड़ियाँ लाए, अच्छा नंदी लाए, उनसे अच्छे बच्चे ले। और उसके बाद में उनकी विपणन की व्यवस्था, ये चीज़ें अगर ध्यान रखता है, मार्केट करना, कैसे चीज़ों को कहाँ बेचना, उसके भी प्लान वो पहले बना के रखे। इसके अलावा अगर आदमी खुद काम करता है तो बहुत अच्छी बात है, देखो शरीर स्वस्थ रहेगा, सब कुछ स्वस्थ रहेगा। अच्छा लेबर, आपके काम करने वाला आदमी बहुत अच्छा होना चाहिए। तो ये सब चीज़ें अगर युवा ने कर ली तो उसकी सफलता की 100% गारंटी हो। उसके लिए वरदान है। 10 गाय से आप मिनिमम 50,000 से लाख रुपए की आय कर सकते हो, ये 100% श्योर है। पशुपालक भाइयों और किसान भाइयों, गौ आधारित प्राकृतिक खेती करके आप लाभ कमा सकते हैं, कम लागत में अधिक मुनाफा प्राप्त कर सकते हैं। भरत जी, आप कार्यक्रम कृषि दर्शन में आए और विस्तार से आपने हमारे दर्शकों, हमारे किसान भाइयों और पशुपालक भाइयों को जानकारी दी। कार्यक्रम में आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम, बहुत बहुत धन्यवाद। हमें पूरी उम्मीद है कि आप देसी गायों का संरक्षण करेंगे और साथ ही गौ आधारित प्राकृतिक खेती को अपनाएंगे और लाभ लेंगे। आपको ये जानकारी कैसी लगी, आप हमें पत्रों के माध्यम से ज़रूर बताएं। पत्र लिखने के लिए हमारा पता है कार्यक्रम कृषि दर्शन, TT राजस्थान, दूरदर्शन केंद्र जयपुर। आप हमें मेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल ID है krishidarshanjaipur@gmail.com। आज के लिए बस इतना ही। फिर से होगी मुलाकात कुछ नई विषय, कुछ नई जानकारी के साथ। अब हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।